रेल ज्ञानांजलि में आप सभी का स्वागत है, जहां हमारा लक्ष्य एकदम क्लियर है। लर्न स्मार्ट, क्रैक एग्जाम्स। आज का हमारा ये एक्सप्लेनर एक बेहतरीन टेक्निकल मास्टर क्लास होने वाला है, जिसमें हम समझेंगे इंडियन रेलवेज के बायो टॉयलेट सिस्टम की पूरी कहानी। इस एक सेशन में हम इंजीनियरिंग और बायोलॉजी के हर उस डीपली हिडन फैक्ट को खोल कर रख देंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। तो बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। इस सेशन का एजेंडा काफी डिटेल्ड और सिस्टमैटिक है। हम कवर करेंगे पहला, ओपन डिस्चार्ज की समस्या, दूसरा, एनारोबिक डाइजेशन का विज्ञान, तीसरा, बैक्टीरियल इनोक्यूलम का बनना, चौथा, बायो टॉयलेट टैंक की अंदरूनी डिजाइन, पांचवा, जरूरी इंजीनियरिंग अपग्रेड्स और आखिर में इनका रख रखाव और परफॉर्मेंस टेस्टिंग। शुरुआत करते हैं अपने पहले भाग से, द ओपन डिस्चार्ज प्रॉब्लम, इंफ्रास्ट्रक्चरल और एनवायरमेंटल हैजार्ड्स। आगे बढ़ने से पहले एक बार जरा सोचिए, एक इतनी विशाल लगातार चलती हुई रेलवे नेटवर्क आखिर रोजाना हजारों लीटर ह्यूमन वेस्ट को बिना पर्यावरण को भयंकर नुकसान पहुंचाए कैसे हैंडल करती है? यही वो सबसे बड़ा $1 मिलियन सवाल था जिसने आरडीएसओ और डीआरडीएसओ ग्वालियर को एक बिल्कुल नए सैनिटेशन सिस्टम को डिजाइन करने पर मजबूर किया। अब ये पुराने ट्रेन टॉयलेट का दृश्य तो हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी देखा ही है, राइट? बायोडाइजेस्टर्स के आने से पहले इस डायरेक्ट ओपन डिस्चार्ज की वजह से न सिर्फ स्टेशंस पर भयानक बदबू आती थी, बल्कि पैथोजेंस के कारण फैलने वाले हेल्थ रिस्क्स भी बहुत ज्यादा थे। और टेक्निकल पर्सपेक्टिव से सबसे बड़ा खतरा था रेल करोजन, यानी पटरियों में जंग लगना, जिसने हमारे ट्रैक मेंटेनेंस स्टाफ के लिए रोजमर्रा की मुसीबतें पैदा कर दी थी। अब आते हैं दूसरे और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, साइंस ऑफ एनारोबिक डाइजेशन। यही वो मेन बायोलॉजिकल इंजन है जिसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। एग्जाम के नजरिए से यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि आखिर लगातार चलने वाली ट्रेन्स के लिए एनारोबिक बायोडिग्रेडेशन ही सबसे बेस्ट क्यों है? क्योंकि एरोबिक सिस्टम्स के उलट एनारोबिक प्रोसेस में किसी एनर्जी इंटेंसिव एरेशन की जरूरत नहीं होती। ये सिस्टम 99% से भी ज्यादा पैथोजेंस को बिल्कुल खत्म कर देता है। और सबसे कमाल की बात, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक बार बैक्टीरियल इनोक्यूलेशन की जरूरत पड़ती है। ये तीनों स्पेसिफिक पॉइंट्स अपने नोट्स में पक्का ऐड कर लीजिए। अब सवाल उठता है, ये वेस्ट आखिर डाइजेस्ट होता कैसे है? दरअसल ये पूरा प्रोसेस 4 स्टेप्स में लाइन से काम करता है। शुरुआत होती है हाइड्रोलिसिस से, जहां बड़े पॉलीमर्स टूटकर सिंपलर मोनोमर्स में बदल जाते हैं, और आखिर में प्रोसेस पहुंचता है मीथेनोजेनेसिस पर। ये आखिरी स्टेज बेहद सेंसिटिव होती है, जहां फाइनली मीथेन गैस उत्पन्न होती है। अगर आप इस केमिकल कन्वर्जन मैप को ध्यान से देखें तो क्लियर हो जाएगा कि शुरुआती 2 एसिड प्रोड्यूसिंग स्टेजेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, लेकिन जो तीसरी और चौथी स्टेज हैं, यानी एसिडोजेनेसिस और मिथेनोजेनेसिस, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। इन बैक्टीरिया के जिंदा रहने के लिए टैंक का पीएच लेवल स्ट्रिक्टली 6.5 से 7.5 के बीच होना अनिवार्य है। एक बार फिर सुन लीजिए, 6.5 से 7.5। टेक्निकल एग्जाम्स में ये एग्जैक्ट पीएच रेंज अक्सर सीधा पूछ ली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, जनरेटिंग द बैक्टीरियल इनोक्यूलम। आखिर इतने सारे टैंक्स के लिए ये स्पेशल बैक्टीरिया बनते कहाँ हैं? इसके लिए हम चलेंगे मोतीबाग वर्कशॉप। इस ब्लूप्रिंट पर एक नज़र डालिए। नागपुर के इस फैसिलिटी में 100 क्यूबिक मीटर का एक विशाल संप वेल और साथ में कूलिंग टावर्स लगे हैं। अब आप सोचेंगे कूलिंग टावर्स क्यों? क्योंकि इन बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए टेम्परेचर को एग्जैक्टली 20 ± 2 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन करके रखना पड़ता है। ये पैरामीटर एब्सोल्युटली क्रूशियल है। इस सीड मटेरियल यानी इनोक्यूलम को बनाने का फॉर्मूला एकदम फिक्स होता है। 500 किलो काऊ डंग को 1000 लीटर पानी के साथ अच्छे से मिलाया जाता है और फिर इस मिक्सचर को उस विशाल रिजर्व में फीड किया जाता है। एक और ज़रूरी फैक्ट, लगातार प्रोडक्शन के लिए इसका हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम यानी एचआरटी स्ट्रिक्टली 50 से 200 दिनों के बीच कंट्रोल किया जाता है। इन आंकड़ों को पक्का याद कर लीजिए। अब बायोलॉजी से थोड़ा शिफ्ट करते हैं और आते हैं चौथे भाग पर, इनसाइड द बायो टॉयलेट टैंक। यहाँ हम मैकेनिकल हार्डवेयर को समझेंगे। दरअसल ट्रेन के नीचे लगा ये टैंक एक मैकेनिकल पेट की तरह काम करता है। अगर आप अंदर का आर्किटेक्चर देखें तो इसमें 6 अलग अलग पार्टीशन वॉल्स होती हैं जिन पर पॉलीग्रास मैट्स लगी होती हैं।
ये मैट्स एकदम किसी गट लाइनिंग की तरह होती हैं जहां एनारोबिक बैक्टीरिया अपनी कॉलोनाइज बनाते हैं। जब प्रोसेस पूरा हो जाता है तब लिक्विड फाइनली क्लोरिनेशन चेंबर से गुजरकर डिसइंफेक्ट होता है। इस 3D डिज़ाइन से इंटरनल फ्लो पाथ और क्लियर हो जाता है। टैंक को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि वेस्ट सीधा बाहर नहीं निकल सकता। डिस्चार्ज होने से पहले उसे हर हाल में इन कॉलोनाइजिंग मैट्स के बीच से फोर्स होकर गुजरना पड़ता है ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम माइक्रोबियल डिग्रेडेशन सुनिश्चित किया जा सके। टेक्निकल मेमोराइजेशन के नज़रिए से ये स्लाइड काफ़ी वेटेज रखती है। आपको ये वैल्यूज़ मुंह ज़बानी याद होनी चाहिए। LHB कोच टैंक्स का टोटल वॉल्यूम 600 लीटर्स और इफेक्टिव वॉल्यूम 450 लीटर्स होता है। वहीं दूसरे तरफ छोटे ICF कोच टैंक्स का टोटल वॉल्यूम 450 लीटर्स और उनका इफेक्टिव वॉल्यूम 300 लीटर्स तक होता है। सीधे नंबर्स पर सवाल आते हैं। अब हम पहुंच गए हैं 5वें भाग पर, इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन अपग्रेड्स। हार्डवेयर डिज़ाइन में लगातार बदलाव होते रहे हैं। टैंक के माउंटिंग सिस्टम की जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है। शुरू में वेल्डेड जे ब्रैकेट्स थे जो अक्सर कोरोजन की वजह से फेल हो जाते थे। फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोल्टेड सी माउंटिंग ब्रैकेट लाया गया और अब जो लेटेस्ट सिस्टम है वो है डायरेक्ट पॉजिटिव माउंटिंग। इसने तो कोरोजन का इशू लगभग खत्म ही कर दिया और ओवरहेड वेल्डिंग की परेशानी भी बिल्कुल हटा दी। दूसरा बड़ा अपग्रेड इस S-ट्रैप अरेंजमेंट में हुआ। इसने पुराने और परेशान करने वाले बॉल वाल्व्स और P-ट्रैप सिस्टम को पूरी तरह रिप्लेस कर दिया। इस नए डिज़ाइन से हुआ ये कि वेस्ट फ्लो बिना किसी फंसाव के सीधा टैंक में जाने लगा। इस अपग्रेड की सबसे खास बात ये थी कि इसने बाईपास मैकेनिज्म को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया। मतलब अब एक्सीडेंटल रॉ फीकल मैटर का ट्रैक्स पर गिरना लगभग नामुमकिन है। इसके साथ ही एक स्पेशल 30 मिलीमीटर की परफोरेटेड बकेट लगाई गई है जो किसी भी कचरे या प्लास्टिक जैसी चीज़ों को पकड़ लेती है ताकि डाइजेस्टर अंदर से चोक ना हो जाए। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और छठे भाग पर, मेंटेनेंस एंड परफॉर्मेंस टेस्टिंग। ये सिस्टम तभी तक बेहतर है जब तक इसका रखरखाव सही से हो। टैंक से निकलने वाली एफ्लुएंट की क्वालिटी चेक करने के ये 3 APHE टेस्ट पैरामीटर्स आपके दिमाग में फिक्स होने चाहिए। पहला, pH हमेशा 6 से 9 के बीच रहेगा। दूसरा, COD यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड मैक्सिमम 1800 होना चाहिए। और तीसरा, फीकल कॉलिफॉर्म काउंट 10⁻⁷ पर 100 ml से कम होना चाहिए। यही 3 स्टैंडर्ड्स टैंक को पास या फेल डिक्लेयर करते हैं। अगर एफ्लुएंट टेस्ट फेल हो जाए तो क्या होता है? एक बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल स्टार्ट होता है। फेल होने पर अगले 2 महीनों तक लगातार फिर से टेस्टिंग होती है। अगर टेस्ट बार बार फेल हो रहा है तो पूरा टैंक इवैक्यूएट यानी खाली कर दिया जाता है और फिर उसमें मोती बाग का 120 लीटर नया फ्रेश और टेस्टेड इनोक्युलम वापस रिचार्ज किया जाता है। रूटीन मेंटेनेंस सिर्फ टेस्टिंग नहीं बल्कि डेली सफाई से भी जुड़ी है। कोमोड पैन को धोने के लिए आम हार्श डिटर्जेंट्स पूरी तरह से बैन है। उनकी जगह सिर्फ स्पेसिफिक बायो फ्रेंडली केमिकल्स जैसे टास्की R1 या R6 का ही इस्तेमाल अनिवार्य है। ये इसलिए क्योंकि हार्श केमिकल्स से वो सेंसिटिव मेथैनोजेनिक बैक्टीरिया तुरंत मर सकते हैं। तो सोचिए, आपकी एक साधारण सी ट्रेन यात्रा के पीछे सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और माइक्रोबायोलॉजी का एक कैसा कमाल का चक्र लगातार घूम रहा होता है। ये वाकई में मूविंग सैनिटेशन का एक मार्वल है। इस सब को समझने के बाद एक बड़ा सवाल दिमाग में जरूर आता है कि इन माइक्रोस्कोपिक बायोलॉजिकल फैक्ट्रीज की मदद से क्या हम फ्यूचर में और भी बड़ी एनवायरमेंटल समस्याओं को हरा सकते हैं? रेल ज्ञानांजलि पर इस टेक्निकल एक्सप्लेनर को ध्यान से समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इन डिटेल पैरामीटर से आपको एग्जाम्स क्रैक करने में सॉलिड मदद मिलेगी। कीप लर्निंग स्मार्ट।